नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के बड़े कदम की, त्रिपुरा में बीजेपी की उड़ी नींद की, जानेंगे शिंदे को क्यों आई पवार की याद, मध्य प्रदेश में क्यों मुश्किल में है बीजेपी सरकार, बात करेंगे कर्नाटक फतेह के लिए कांग्रेस के प्लान की, जोशीमठ में बिगड़ते हालात की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार की सख्त कार्रवाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ट्वीट डिलीट होने पर भड़के तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाला ट्वीट, ट्विटर ने कर दिया डिलीट। केंद्रीय मंत्री के आरोपों पर जयराम रमेश ने किया पलटवार, कांग्रेस सांसद बोले चिकने खंबे पर चढ़ाई करने की इच्छा आपको और झूठा बना देगी। राजीव चंद्रशेखर ने किया था दावा, विदेशी कोविड टीके को लेकर कांग्रेस ने बनाया था दबाव। मध्य प्रदेश में भी उठा जातिगत जनगणना का मुद्दा, कमलनाथ ने कहा जातिगत जनगणना में सरकार को नहीं होनी चाहिए आपत्ति, सपा ने भी किया कांग्रेस की मांग का समर्थन। भारत ने दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को हराकर जीती सीरीज, रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में कीवी टीम को दी 8 विकेट से मात, न्यूजीलैंड बना पाया सिर्फ 108 रन। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब समापन की ओर है। ऐसे में पार्टी ने अब एक और अभियान की तैयारियों को रफ्तार दे दी है, जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला है। आखिर क्या है कांग्रेस का प्लान और इस अभियान का क्या है मकसद, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा को देश भर में मिली अपार सफलता को देखते हुए अब कांग्रेस ने एक दूसरे अभियान की तैयारी तेज कर दी है। अब कांग्रेस अपने दूसरे अभियान को लॉन्च करने जा रही है। कांग्रेस ने शनिवार यानी आज दिल्ली में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो जारी करते हुए अभियान से जुड़ी सारी जानकारी साझा की। इसके साथ ही पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी जारी की। इस अभियान को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा के 130 दिनों के बाद कांग्रेस को देश की जनता से पर्याप्त इनपुट मिला। पैदल चलते हुए लाखों लोगों ने राहुल गांधी से बात की। हम उनकी परेशानी समझ सकते हैं जो वे मोदी सरकार के कुशासन के कारण झेल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अभियान का मकसद बताते हुए कहा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो अभियान का दूसरा चरण है। भारत जोड़ो अभियान में विचारधारा के आधार पर राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए, उसका चुनाव से लेना देना नहीं था। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमारा निशाना मोदी सरकार की विफलताएं हैं, ये 100% राजनीतिक है। बता दें कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा। भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये घर घर अभियान चलाया जाएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस अभियान को कितनी सफलता मिलती है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरी तरह राजनीतिक होगा। इसके जरिए जनता को सरकार की खामियों से रूबरू किया जाएगा। यानी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान बीजेपी की नींद उड़ाएगा। वैसे नींद तो बीजेपी की त्रिपुरा में भी उड़ गई है। राज्य में चुनाव से पहले विपक्ष की बढ़ती मजबूती से आखिर क्यों त्रिपुरा में परेशान दिख रही है बीजेपी, देखिए रिपोर्ट। 16 फरवरी को त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 18 जनवरी को तारीख की घोषणा की थी, जिसके बाद से राज्य में चुनाव प्रचार का दौर तेज हो गया है। सभी दल राज्य की सत्ता को हासिल करने के लिए प्रचार में अपनी जान फूंक रहे हैं। खासकर सत्ताधारी बीजेपी अपनी कुर्सी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन विपक्ष बीजेपी की सारी मेहनत पर पानी फेरने की तैयारी में है और बीजेपी की वापसी की राह को मुश्किल बना रहा है। उसी कड़ी में आज त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट की साझा रैली हुई। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार, पूर्व मंत्री सुदीप रॉय वर्मन समेत बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस की संयुक्त रैली को जनता का भरपूर समर्थन मिला और रैली में जनसैलाब उमड़ा, जो इस बात का संकेत है कि इस गठबंधन को राज्य की जनता का समर्थन मिल रहा है, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। इससे राज्य में बीजेपी की स्थिति काफी कमजोर हो रही है। बता दें कि त्रिपुरा चुनाव के मद्देनजर पहली बार लेफ्ट और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है और ये गठबंधन राज्य की बीजेपी सरकार को काफी भारी पड़ने वाला है, जिसका नमूना आज हुई रैली में ही देखने को मिल गया है। ऐसे में राजनीति के जानकारों का दावा है कि विपक्ष की मजबूती के आगे बीजेपी पस्त हो सकती है। बता दें कि एक दूसरे के धुर विरोधी रहे लेफ्ट और कांग्रेस राज्य से बीजेपी को आउट करने के लिए साथ आ चुके हैं और इस गठबंधन ने अब बीजेपी सरकार की नींद उड़ा दी है। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस की संयुक्त रैली को जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिख रहा है। बीजेपी के खिलाफ एक दूसरे के धुर विरोधी रहे लेफ्ट और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है और एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। वैसे सुर तो महाराष्ट्र सीएम शिंदे के बदले हुए नजर आ रहे हैं, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है।
उद्धव ठाकरे से नाता तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले एकनाथ शिंदे अक्सर आलोचनाओं में घिरे रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया और बीजेपी और शिंदे गुट के बीच चल रही अनबन की खबरों को हवा दे दी। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की जमकर तारीफ की। शिंदे ने राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करने में पवार की दरियादली का हवाला दिया। सीएम शिंदे ने कहा कि कोई भी शरद पवार के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकता है और इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने स्वीकार किया कि वरिष्ठ नेता शरद पवार सीधे उन्हें उन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बुलाते हैं जो राज्य के हित में है। शिंदे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार के बारे में कहा कि सहकारिता और कृषि क्षेत्र में हमें उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाना होगा। उन्होंने कहा कि शरद पवार राज्य के सहकारी आंदोलन में एक मार्गदर्शक शक्ति भी रहे हैं। वो राज्य के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उनके दिल में हमेशा राज्य की भलाई है। अब अचानक से शिंदे की तरफ से शरद पवार की इतनी तारीफ किए जाने ने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं और सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि शिंदे ने गंभीर आरोप लगाकर ही एमवीए गठबंधन का साथ छोड़ा था। ऐसे में अब शिंदे के बयानों ने खलबली मचा दी है। क्या शिंदे एक बार फिर वापसी की राह तलाश रहे हैं? शिंदे ने शरद पवार की तारीफ की तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया और बीजेपी और शिंदे गुट के बीच चल रही अनबन की खबरों को हवा मिल गई। यानी महाराष्ट्र सरकार मुश्किल में है। मुश्किल में तो मध्य प्रदेश सरकार भी है, जिसकी वजह है बीजेपी के आंतरिक सर्वे के नतीजे। तो ऐसा क्या आया नतीजों में जिससे बीजेपी के माथे पर आई चिंता की लकीरें? देखिए खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बीजेपी के अधिकांश विधायक जनता की अदालत में फेल हो रहे हैं। टिकट मिला तो जीत मुश्किल है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जनता के बीच से जो फीडबैक लिया है उससे पार्टी की नींद उड़ गई है। पार्टी के अधिकांश विधायक मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। अगर चुनाव की रणनीति में बड़ा बदलाव नहीं किया गया तो परिणाम 2018 से भी खराब आएंगे। पार्टी 100 से कम सीटों पर सिमट सकती है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 1.5 दशक बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था। 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को 109 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी। और इस बार की परिस्थितियां उससे भी खराब दिखाई दे रही हैं। जमीनी स्तर से जो फीडबैक आ रहा है वो पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ने वाला संदेश दे रहा है। जमीनी हालात बीजेपी के पक्ष में नहीं है। इसके बाद से बीजेपी के अंदर चिंता दिख रही है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी मध्य प्रदेश को लेकर चिंता जताई गई है। पार्टी के पास जो रिपोर्ट है उसके आधार पर कई विधायकों की टिकट तो कटेगी ही। बड़ी तादाद में ऐसे नेता होंगे जो 3 बार से ज्यादा विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी ने 3 मुद्दों पर राज्य में कई बार जमीनी फीडबैक मंगाया। ये थे सरकार को लेकर मतदाताओं का रुख क्या है, मंत्रियों के प्रति जनता की राय क्या है और क्षेत्रीय विधायक से कितना संतुष्ट है मतदाता। इन 3 मुद्दों को लेकर आए फीडबैक ने पार्टी को चिंता में डालने का काम किया है, क्योंकि जनता ने किसी भी मुद्दे पर बीजेपी को इतने नंबर नहीं दिए जिससे वो राहत महसूस कर सके। ऐसे में पार्टी टिकट वितरण में आधे उम्मीदवार बदल सकती है। 50 विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं, लेकिन इससे पार्टी में बड़ी बगावत की आशंका भी जताई जा रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए मुश्किल बनता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में जमीनी हालात बीजेपी के पक्ष में नहीं है। जाहिर है बीजेपी की ये स्थिति चुनाव में बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है। चुनाव की तैयारियां तो कर्नाटक में भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वहां मध्य प्रदेश से पहले ही चुनाव है और इस राज्य में भी कांग्रेस बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। आखिर कैसे, आइए देखते हैं। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए अगले 3 से 4 महीने में चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। यानी अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सभी दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। खासकर सत्ताधारी दल के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। ऐसे में बीजेपी की कमजोरियों को देखते हुए कांग्रेस मौके का फायदा उठाने की जुगत में है और राज्य की सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रही है। साथ ही बीजेपी को दक्षिण से पूरी तरह आउट करना चाहती है, क्योंकि कर्नाटक दक्षिण का एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी जहां इस राज्य की सत्ता में दोबारा आकर दक्षिण में खुद को मजबूत करने की जुगत में है, तो कांग्रेस ने बीजेपी के इस सपने को तोड़ने की प्लानिंग कर ली है, जिसके लिए कांग्रेस ने राज्य के लिए जबरदस्त प्लान बनाया है और चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियों को तेज कर दिया है। बता दें कि पार्टी जीत के लिए समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि परंपरागत वोट से अलग अन्य समुदायों को साथ जोड़े बिना उसकी जीत मुमकिन नहीं हो पाएगी। और कांग्रेस जानती है कि बीजेपी से राज्य के तमाम वर्ग नाराज हैं, जिसका फायदा कांग्रेस को आगामी चुनाव में मिल सकता है। वहीं पिछले दिनों प्रियंका गांधी भी कर्नाटक दौरे पर पहुंची थी, जहां उन्होंने राज्य की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को साधने का प्रयास किया था और महिलाओं के लिए घोषणाएं की थी। अब कांग्रेस की ये तैयारी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। कर्नाटक में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने प्लान बना लिया है, यानी कर्नाटक में बीजेपी का जहाज डूब सकता है।
फिलहाल जोशीमठ अंधेरे में डूबने वाला है क्योंकि वहां आया संकट बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या है जोशीमठ के ताजा हालात और क्या है सरकार की तैयारी, देखिए खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड का खूबसूरत क्षेत्र जोशीमठ इस वक्त मुश्किल में है। कई घरों में आई दरारों ने डर को इस कदर पैदा किया कि लोग अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। वहीं अब जोशीमठ में बिजली संकट भी पैदा होने वाला है। यहाँ तमाम समस्याओं के बावजूद अभी तक बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से जारी है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ रह रहे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जोशीमठ में करीब 70 बिजली के खंभे और कुछ ट्रांसफार्मर झुकना शुरू हो गए हैं। इस समस्या को देखते हुए यहां मौजूद उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जोशीमठ शहर में संभावित बिजली आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए काम किया जा रहा है। 33/11 केवी क्षमता का एक सब स्टेशन पानी के रिसाव वाली जगह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। जोशीमठ में जिस जगह पर सब स्टेशन है, अगर वहां भी जमीन धंसने के हालात पैदा होते हैं तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन को करीब 23 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। अधिकारी ने कहा कि नए प्लान के तहत बिजली विभाग ने जोशीमठ शहर से 6 किलोमीटर दूर पीपल कोटी क्षेत्र के सेलंग गांव में जमीन खोज ली है, जहां एक नया सेटअप लगाया जा सकता है। नई जगह पर सब स्टेशन को शिफ्ट करने में करीब 10 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इससे 33 केवी लाइन और 11 केवी फीडर लगाना शामिल है। जमीन धंसने की वजह से 60 से 70 बिजली के खंभे और 10 से 12 ट्रांसफार्मर झुक गए हैं, जिससे प्रभावित घरों में शॉर्ट सर्किट का खतरा पैदा हो गया है। वहां पावर सप्लाई जारी रखने के लिए कर्मचारियों को भेजा गया है। इसी के साथ ही कई घरों में बिजली आपूर्ति को रोका गया है। इस स्थिति से साफ है कि जोशीमठ के लोग अब अंधेरे में डूबने की कगार पर आ चुके हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री विवादों में फंस गई है। केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करार दिया है। साथ ही साफ कर दिया कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह नहीं दिखाई जा सकती और ना ही कोई टीवी चैनल इंडिया में इसे प्रसारित करेगा। तो क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में जिसे लेकर चल रहा है विवाद, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। 2 पार्ट में तैयार इस डॉक्यूमेंट्री का पहला भाग जारी किया जा चुका है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के साथ ही विवादों में फंसती दिख रही है। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को देश और पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दिया है। इस डॉक्यूमेंट्री में 21 साल पुराने गोधरा मामले को लेकर पीएम मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। जिस समय का जिक्र बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में है, उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। केंद्र सरकार का दावा है कि डॉक्यूमेंट्री में तथ्यों का अभाव है, सिर्फ देश के खिलाफ प्रचार किया गया है। अब केंद्र सरकार की ओर से इस डॉक्यूमेंट्री पर सख्त एक्शन लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब लिंक को शेयर करने वाले ट्वीट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो आईटी नियम 2021 के तहत माइक्रो ब्लॉगिंग साइटों पर कार्रवाई होगा, जिसके बाद ऐसे ट्वीट पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। सरकार के आदेशों के बाद यूट्यूब पर शेयर किए गए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड के सभी वीडियो ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसी तरह के आदेश ट्विटर को भी दिए गए हैं। इस आदेश के बाद इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की डॉक्यूमेंट्री के कई ट्वीट और यूट्यूब वीडियो अब माइक्रोब्लॉगिंग और वीडियो शेयरिंग वेबसाइटों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यूट्यूब ने वीडियो को फिर से अपलोड करने पर ब्लॉक करने की चेतावनी भी दी है। सरकार की सख्ती को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 21 साल बाद 2002 का सच सामने आने से नरेंद्र मोदी अभी भी डरे हुए हैं। बीबीसी के उस वृत्त चित्र को रोकना सीधे तौर पर उन्हें गोधरा मामले का दोषी ठहराती है, एक कायरतापूर्ण अलोकतांत्रिक कदम है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।